अभी तक राजभाषा के सैद्धांतिक इसके जो शास्त्रीय पक्ष था, बल्कि मैं अपनी व्यंग्य की भाषा में कहूँ कि वो एक अलौकिक पक्ष था, उस पर बड़ी अच्छी तरह से चर्चा हो रही थी। मैं चूँकि लोक साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ तो मैं इसके लौकिक पक्ष पर प्रकाश डालना चाहूँगा, और वो सिर्फ इतना कि मैं अपने अनुभव इसमें बताना चाहूँगा। मैं जब शिक्षा मंत्रालय में था, इसमें आकाशवाणी आने से पहले, तो मेरे एक अधिकारी थे तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले के। उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर पाल जी, आप तो हिंदी क्षेत्र के हैं, और चूंकि उस वक्त जब नए नए हम भारत सरकार की सेवा में गए तो जैसे सबको आदत होती है अंग्रेजी में लिखने की, हमें भी अंग्रेजी में लिख लेती, नोटिंग टास्टिंग जितनी है वो सब अंग्रेजी में करने की थी। या उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप तो हिंदी क्षेत्र के हैं, यदि आप ही अंग्रेजी लिखेंगे तो हम हिंदी कहाँ से सीखेंगे? कम से कम आप हिंदी में लिखेंगे तो मैं आपकी हिंदी पढ़ूंगा और उससे मुझे हिंदी आएगी। और वह प्रयोग बड़ा ही सफल रहा कि मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया वहाँ पर। उस वक्त प्रौढ़ शिक्षा की फिल्में चला करती थी, जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बना था तब। तो एक फिल्म बनाने के उस दौरान एक हम एपिसोड जो बनाते थे उसमें 1 लाख रुपए लगते थे। 40 एपिसोड की हमने एक श्रृंखला बनानी थी, और उसके लिए हमने अमेरिका के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनको बुलाया, और उन्होंने उसका प्रस्ताव रखा। उसकी 40 लाख रुपए, मतलब 40 किस्तों की 40 लाख रुपए की उसका बजट था। मेरे पास वो प्रस्ताव आया तो मैंने उसमें हिंदी में जब लिखा कि भाई ये इस तरीके से फिल्म बनाई जानी, इसलिए उपयोगी रहेगी, इसका ये बजट है। मैंने जब प्रस्ताव बनाया तो हालत ये, जब मैंने हिंदी में लिखा तो निदेशक थे हमारे, वो दक्षिण भारत के थे, उन्होंने हिंदी में ही लिखा। उसके बाद वो मंत्रालय में गई, मंत्रालय में सचिव स्तर तक गई, उन्होंने भी हिंदी में लिखा। उसके बाद वो विदेश मंत्रालय में गई, विदेश मंत्रालय के वित्त सचिव ने भी हिंदी में लिखा, और वो 3 दिन के अंदर मेरा जो प्रस्ताव था वो मतलब पारित होकर के यहाँ पर आ गया था। और अगर अंग्रेजी में लिखता निश्चित रूप से उसमें 2-4 क्वेरी तो जरूर लगती, 2-4 तो ऑब्जेक्शंस जरूर लगते, लेकिन जब हिंदी में लिखा तो स्वीकृत होकर के आए, सर्व स्वीकृत होकर के आए। तो ये हिंदी की एक प्रतिष्ठा थी, हिंदी की एक उपलब्धि थी, हिंदी की एक गरिमा थी। अब मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अधिकतर हम लोग कह देते हैं कि सब हिंदी में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली या शब्दों का अभाव है। मैं चूँकि मूलतः उत्तर प्रदेश से हूँ, हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम था कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, सब कुछ हिंदी माध्यम से पढ़ा हमने। रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जितना जो भी विषय थे सब हमने हिंदी माध्यम से पढ़े। लेकिन जब हम बीएससी करने गए, मेडिकल जब हमने किया बीएससी मेडिकल से, तो वहाँ एकदम से अंग्रेजी माध्यम। तो जब हमने हिंदी में सब कुछ सीख लिया, जब हमने मैग्नेटिज्म के लिए चुंबकत्व सीख लिया, जब हमने इसके वेवलेंथ के लिए तरंग धैर्य सीख लिया, उसके बाद हमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना पड़ा। लेकिन वो सब शब्द थे, जब आपने अगर 12वीं के स्तर तक आपने अगर वैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है, तकनीकी शब्दावली का आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो आप भूल नहीं सकते, कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कहीं हिंदी किसी भी रूप में दरिद्र भाषा नहीं है, विपन्न भाषा नहीं है। बहुत इसमें शब्द प्रचलन में है और बहुत से शब्द बनाए भी जा रहे हैं। मैं वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की 2 शब्दावलियों में एक पुनरीक्षक के रूप में रहा। मेरे पास थी सूचना प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी। तो निश्चित रूप से उसमें होता ही है कि हम ज़्यादातर अनुवाद की भाषा इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर से शास्त्रीय शब्द उसमें लाते हैं। लेकिन जो प्रचलन में शब्द है वो तो हमें प्रयोग में करना ही पड़ेगा अगर हमने लाने। ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम से अभियांत्रिकी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हुई है या कि डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं हुई है। शायद आपको याद हो कि जब एक पाठक जी थे जो हिंदी के आंदोलन से जुड़े, यूपीएससी में जो हमारा आंदोलन चला था, तो उसमें जुड़े, उन्होंने एमटेक की डिग्री हिंदी माध्यम से ली, उसमें अपना जो शोध लिखा एमटेक का वो हिंदी से लिखा। इसी प्रकार एक जिन्होंने एमडी की डिग्री ली, एम्स से डिग्री ली, उन्होंने हिंदी माध्यम से लिखी। मैं जब शिक्षा मंत्रालय में था, मैं बता रहा था कि सबसे पहले जो एक एक्शन रिसर्च स्टडी मैंने की, और उस मंत्रालय में सबसे पहले मैंने वो हिंदी में वो प्रस्तुत किया, वो शोध पत्र, जो रिसर्च पेपर था वो पूरा का पूरा मेरा हिंदी में था, और सब ने उसको स्वीकार कर लिया। कोई मतलब आपत्ति नहीं है कहीं भी। लेकिन आपत्ति सिर्फ कहाँ आती है कि हम, विशेष रूप से कहूँ कि मैं हिंदी भाषी जो लोग हैं वो हम अंग्रेजी की ओर ज़्यादा आग्रह रखते हैं और हिंदी के प्रति दुराग्रह रखते हैं। यदि हम हिंदी का अगर उपयोग करेंगे, हिंदी को अगर इस्तेमाल में लाएंगे, तो निश्चित रूप से दूसरा भी हिंदी सीखेगा। दरअसल आप लोगों की कविताएं सुनकर के, प्रतिभागियों की कविताएं सुनकर के ऐसा लगा कि बड़े ही
समर्पित कवि यहाँ पर हैं इस हमारी संगोष्ठी में। मैं रस परिवर्तन के लिए एक हास्य की कविता सुनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी कुछ गंभीर हो गया, थोड़ा सा हास्य हो जाए। हालांकि मैं भी गंभीर ही लिखता हूँ, लेकिन रस परिवर्तन के लिए। जब हम पहली बार ससुराल गए तो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही ससुरालियों को हमारी इकलौती श्रीमती जी से ये पता चल गया कि हमें खाने में पालक अच्छा लगता है, जब उन्होंने हमारी पसंद जान ली, यानी हमारे ससुराल वालों ने हमारी पसंद जान ली, तो पूरी तरह हमारी खातिर करने की ठान ली। सुबह सुबह हमारे नाश्ते के लिए रख दिए पालक के पकौड़े और पालक की चटनी, जितनी चाहो उतनी। सुबह हमारे नाश्ते के लिए रख दिए पालक के पकौड़े और पालक की ही चटनी, जितनी चाहो उतनी। और लंच में थे हमारे लिए पालक की पूड़ियों के साथ पालक के कोफ्ते और पालक की कचौड़ी। फिर चावलों के साथ थी पालक की कड़ी, उसमें थी बेसन लपेटी पालक की पकौड़ी। शाम को नाश्ते में चाय के साथ आई स्टील की बड़ी सी प्लेट, जिसमें रखे थे पालक के सैंडविच और पालक के ही कटलेट। रात में डिनर में परोसा गया पालक के पराठों के साथ पालक का रायता, और सब्जी थी पालक आलू, पालक पनीर और पालक मशरूम। मशरूम भी सब्जी अच्छी हो गई है ना। हम हैरान परेशान इस विचित्र खातिरदारी की माया को समझ नहीं पाए। जैसे तैसे रात बीती, पर सुबह का वक्त आया तो खातिरदारी का वही स्वरूप। क्या स्वरूप साहब देखिए। बेड टी की जगह आया गर्मा गर्म जायकेदार पालक का सूप। किसी तरह उसे गले से नीचे उतार कर जब खिड़की से बाहर को झांके तो बाहर का दृश्य देखकर हम चौंके। ससुर जी सिर पर उठाकर ला रहे थे पालक से भरा टोकरा। आते ही बोले, क्यों पुत्र जी, खाने पीने में कोई कमी तो नहीं रह गई? कुछ हो तो बताओ, आज खास तौर से आपके लिए बन रही है पालक की खीर। सुनते ही गुस्से से हमारा कांप उठा अंग अंग। खातिरदारी के रास नहीं आए हमें ढंग। फिर भी अपने को संयत रखकर बोलना पड़ा, बाबूजी आप क्यों कर रहे हैं इतना कष्ट? पालक को तुलवाकर, मंगवाकर, बिनवाकर, फिर धुलवाकर तरह तरह के व्यंजन बनवाते हो। बाबूजी आप क्यों कर रहे हैं इतना कष्ट? पालक को तुलवाकर, मंगवाकर, बिनवाकर, फिर धुलवाकर तरह तरह के व्यंजन बनवाते हो। आप तो बस इतनी कृपा कर दीजिए, हमारी चारपाई पालक के ही खेत में डलवा दीजिए। न पूड़ी न पुआ, जब मन करेगा तोड़कर खा लिया करूंगा पालक। इतना सुनकर ससुर जी रह गए हक्के बक्के। कुछ समझ नहीं सके। उनकी मुखमुद्रा उनकी परेशानी के बारे में साफ साफ बता रही थी। वे रहे थे सोच। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भी मेहमानबाजी खातिरदारी में आखिरकार कहाँ कमी रह गई? धन्यवाद।